माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, हम उनसे भी उम्मीद करेंगे कि जिस मर्यादा को भगवान राम ने स्थापित किया हो, माननीय मुख्यमंत्री जी भी उसको स्थापित करें। और फिर उन्होंने पेंशन का वचन दिया था, अंधेरे को कोसने के बजाय एक दीप जलाओ, शायद वो अटेवा वही एक दीप है। 1972 की जो नियमावली पेंशन की है वो मुझे चाहिए, हूँ बहू पुरानी पेंशन चाहिए। हमें आंध्रा मॉडल, हमें केंद्र वाला मॉडल, हमें कोई मॉडल नहीं चाहिए, हमें 1972 की पेंशन नियमावली चाहिए। वो मेरी लड़ाई। ऐसे हैं जो संशोधन के लिए लगे हैं, और ये हमेशा होता है जब कोई आंदोलन आगे बढ़ता है तो तमाम सारे लोग अपने अपने तरीके से आते हैं और वो संशोधन कराना चाहते हैं। मैं लोगों से भी सचेत करना चाहता हूं, जो संशोधनकारी हैं, एनपीएस में संशोधन को पेंशन चाहते हैं, उनको पहचानें, उनसे बचें। हूँ बहू पुरानी पेंशन की लड़ाई है, उसको आगे बढ़ाएं। अगर 5-6 राज्यों में हमने बहाल कराई है, हमारे लोगों ने कराई, संगठन के लोगों ने लड़ा, तो आसानी से नहीं हुआ। आशीष सिंह की कुर्बानी दी है। शायद हिंदुस्तान के इतिहास में किसी मुद्दे को लेकर के इतना बड़ा बलिदान शायद ही कभी हुआ। पेंशन बहाल नहीं होगी, ये बात मैं शुरू से और आज तक नहीं मानता। क्यों नहीं मानता? क्योंकि हम इतिहास के विद्यार्थी, हमने पढ़ा है जब भगत सिंह ने अंग्रेज़ों से कहा हमें आज़ादी चाहिए, चंद्रशेखर आज़ाद ने कहा आज़ादी चाहिए, नेता सुभाष चंद्र बोस ने कहा आज़ादी चाहिए, तो अंग्रेज़ों ने क्या आइए ले जाइए, ऐसा तो नहीं कहा उन्होंने कहा, उन्होंने मना किया होगा, लेकिन फिर भी वो लगे रहे, देश आज़ाद हुआ। आज हम आज़ाद देश में बैठे हुए हैं। ये भी होगा, एनपीएस से हम लोग मुक्त होंगे और ओपीएस पूरी आज़ादी हमको। पहला संगठन है जिसने नारी शक्ति पेंशन अधिकार महासम्मेलन, पहला संगठन है जो महिलाओं को इतना महत्व दिया, महिलाओं को अपना सारी भागीदारी दी। अगर 24 में उनका लक्ष्य है तो हमारा भी लक्ष्य है, इसमें कोई डाउट नहीं है। और हमारी बात आप सुनते हैं तो आप पार्टी फोरम पे, सरकारी फोरम पर बात रखिए, और अन्यथा 24 में आए तो हम फिर घंटी बजाए घंटा भी बजाना शुरू कर गए। बुद्धिजीवी लोग हैं तो हम भी बताएंगे कि हम जब सुनाने गए थे तो आप नहीं सुने, अब आप आए हो, हम नहीं सुनेंगे। और इस पर पूरा देश तैयार है। वोट फॉर ओपीएस का एक नारा है और पूरी बुलंदी के साथ आगे बढ़ा। पुरानी पेंशन की लड़ाई को राष्ट्रीय स्तर पर बुलंद करने वाले तथा शिक्षक कर्मचारियों को एकजुट करने का श्रेय अगर किसी को जाता है तो विजय बंधु जी हैं, जो राष्ट्रीय स्तर पर जो है पुरानी पेंशन की लड़ाई को आपने 2013 से आप लड़ते आ रहे हैं। इसका परिणाम है कि 5 राज्यों में पुरानी पेंशन लागू हो गई। आपको अयोध्या धरती में, पहले तो अयोध्या दर्पण में स्वागत है आपके से, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और आप अयोध्या की धरती पे, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, यहीं पर पूरे इस समय जो वर्तमान सरकार है, यहाँ की पूरी राजनीति का केंद्र बिंदु है, यहीं से राजनीति डिसाइड होती है। आपको कैसा लग रहा है? नहीं भाई, प्रभु राम की धरती है और हम सब तो आराध्य हैं, और हम ही लोग क्या पूरी दुनिया उनको मानती है। और इसीलिए हम सब भी इस आंदोलन को, जो पेंशन आंदोलन की जिसकी चर्चा आप कर रहे हैं, यहाँ से शुरुआत कर रहे हैं। और कल प्रभु के दरबार में पेंशन यज्ञ होगा और उस यज्ञ में मर्यादा पुरुषोत्तम राम श्री राम से हम लोग निवेदन करेंगे कि आप तो वचन के लिए पता नहीं क्या क्या कर डाले, वचन निभाने के लिए, पिता के वचन के लिए आप चले गए, उसके बाद फिर पत्नी ने कहा उस वचन को भी निभाने के लिए चले गए, जनता के वचन को निभाने के लिए। माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, हम उनसे भी उम्मीद करेंगे कि जिस मर्यादा को भगवान राम ने स्थापित किया हो, माननीय मुख्यमंत्री जी भी उसको स्थापित करें। और फिर उन्होंने पेंशन का वचन दिया था और 6 साल हो गए हैं। अब वो यही बताने आया है कि वो 6 साल में वचन कब पूरा होगा, वो वक्त कब आएगा। और यही बात मुख्यमंत्री जी के लिए हर बार मैं कहता हूँ, रग कुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। वो वचन कहाँ है? प्रभु राम से कल यज्ञ करके हम लोग निवेदन करेंगे। 2013 में आपके मस्तिष्क में कैसे आया, किस मूवमेंट को आगे बढ़ाया या पुरानी पेंशन, जबकि 2005 में ही आप नौकरी में आ चुके थे, 7 वर्ष बाद, तो आप कहाँ से आपके मस्तिष्क में आया? देखिए, हम लोग जब नौकरी में आए तो उस समय इस बात की चर्चा बिल्कुल नहीं थी। हाँ, हमारा हक मान लिया गया था, लेकिन स्थापित उस समय जो संगठन थे, जो भी हमारे अगुवाकार थे, उन लोगों ने इसको बहुत नॉर्मली लिया और उनको लगा कि चलो हम तो वही हैं, आने वाली पीढ़ी का है मामला, वो अपना देखेगी। फिर हम लोग जब आए तो शुरुआती दौर में लगा कि तमाम संगठन हैं, बड़े बड़े नेता वो लड़ेंगे करेंगे। फिर मैंने 6 महीना लोगों से जब मिलना शुरू किया, बड़े बड़े नेताओं से, तो उनका जो इस जवाब था इस पेंशन पे, कोई कहता था अरे 40वें नंबर पे देखो रखा हुआ है पुरानी पेंशन, कोई कहा ये होगा नहीं, क्या मतलब है। तो इस तरह का नकारात्मकता आई। तो आप समझिए कि एक स्कूल में कहीं मैं था, उसमें लिखा हुआ था, उस शब्द बड़ा काम किया कि अंधेरे को कोसने के बजाय एक दीप जलाओ, शायद वो अटेवा वही एक दीप है।
ये बताएं कि तब तो सोशल मीडिया भी नहीं था, इतना ज़्यादा डिजिटल प्लेटफार्म नहीं था, आज सब कुछ है। तो उस समय 2013 से लेकर भी 3-4 साल से आया सोशल मीडिया इतना एक्टिव हुआ है। इस लड़ाई को कैसे आपने लड़ा, क्या आपके सामने दुर्घटनाएं आई? देखिए, लड़ाई कोई भी चीज़ हो, और हम लड़ाई शून्य से शुरू किए, चाहे संगठन को लेकर के, चाहे आंदोलन कहिए, तो कठिन तो थी। तो उस समय हम लोग 2-4-5 लोग जो साथ में रहते थे, एक एक लोगों से संपर्क मांगा जाता था, ढूंढा जाता था कि आपका मथुरा में कौन है, आपका इलाहाबाद में कौन है, आपका फैजाबाद में कौन है। तो हम लोग रजिस्टर बनाते थे, वो रजिस्टर में नोट करते थे कि फला अध्यापक फला इस जगह पे, फला कर्मचारी फला विभाग में हमारा परिचित है, हमारा रिलेटिव है। वो रजिस्टर आज भी मेरे पास रखा। फिर उस रजिस्टर के माध्यम से हम लोग फ़ोन करते थे। फिर वो कठिन था, क्योंकि लोग जाते थे तो एक बात कहते थे कि हाँ पेंशन बंद नई आ गई है, पुरानी बंद हो गई। नई पुरानी क्या, ये नहीं पता। तो पहला अटेवा काम हुआ कि नई पुरानी का अंतर बताना शुरू की। जब अंतर लोगों को समझ में आया तो फिर धीरे धीरे लोगों को आया कि नहीं, तो मेरे साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ। फिर जब लोगों को लगा कि ये मेरे साथ वास्तव में हमारे साथ अन्याय हुआ है, तो धीरे धीरे लोग मिलते गए। फिर धीरे धीरे कहते वो लाइन ना कि चले थे अकेले ही, फिर कारवां बनता गया। तो वो धीरे धीरे आया और आज तो पूरे देश भर का एक राष्ट्रीय मुद्दा बन गया है। कर्नाटक मॉडल की भी पुरानी पेंशन में कहा जाता था कि जिसे नई पेंशन में थोड़ा मॉडिफाई कर दिया जाए। कर्नाटक ये क्या ये चेंज करना चाह रहे हैं? नहीं, कर्नाटक मुद्दा नहीं है, वो आंध्रा मुद्दा है। हाँ, आंध्रा जी, आंध्रा मॉडल है। क्योंकि जो मॉडल ला रहे हैं जगन रेड्डी साहब, उनको भी ये बात याद रखना है कि जब पूरा चुनाव का दौर था तो हमारी टीम ने, हमारे प्रदेश अध्यक्ष वहाँ पलेला जी हैं, रामानुज पलेला जी, उनके साथ बैठक हुई थी। उन्होंने कहा हम पेंशन लागू करेंगे, और सारे शिक्षक कर्मचारी साथ दिए। और आज जब लगभग उनका कार्यकाल अब ख़त्म होने वाला है, तो आप एक नए मॉडल की बात कर रहे हैं, और वो नया मॉडल पुराना मॉडल हमको कुछ नहीं चाहिए। हमें 1972 की जो नियमावली पेंशन की है वो मुझे चाहिए, हूबहू पुरानी पेंशन चाहिए। हमें आंध्रा मॉडल, हमें केंद्र वाला मॉडल, हमें कोई मॉडल नहीं चाहिए। हमें 1972 की पेंशन नियमावली चाहिए, वो मेरी लड़ाई है। परिवर्तन हमें नहीं चाहिए। हम संशोधन की लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं। पिछले 10 साल से हम इसमें खून पसीना लगाया, हमारे हज़ारों लाखों लोगों ने लगाया। वो संशोधन के लिए नहीं लगा रहे हैं, हूबहू पुरानी पेंशन के लिए। हाँ, ये दौर जिस दौर में हम आप खड़े हैं, तमाम संगठन ऐसे हैं जो संशोधन के लिए लगे हैं। और ये हमेशा होता है, जब कोई आंदोलन आगे बढ़ता है तो तमाम सारे लोग अपने अपने तरीके से आते हैं और वो संशोधन कराना चाहते हैं। मैं लोगों से भी सचेत करना चाहता हूं, जो संशोधनकारी हैं, एनपीएस में संशोधन को पेंशन चाहते हैं, उनको पहचानें, उनसे बचें। हूबहू पुरानी पेंशन की लड़ाई है, उसको आगे बढ़ाएं। पहले देश के जब आज़ाद हुआ तो एक लोक कल्याणकारी समाजवादी राज्य की संकल्पना की गई, किंतु वो संकल्पना सब अधूरी रह गई। आज पूंजीवाद चल रहा है। ऐसे समय में कितना बड़ा चैलेंज आप मानते हैं? कि आपको लगता है कि पुरानी पेंशन इतनी आसानी से मिल जाएगी? नहीं, कोई भी बड़ी चीज़ आसानी से नहीं मिलती है। और आज अगर 5-6 राज्यों में हमने बहाल कराई है, हमारे लोगों ने कराई, संगठन के लोगों ने लड़ा, तो आसानी से नहीं हुआ। हमने डॉक्टर राम आशीष सिंह की कुर्बानी दी है। शायद हिंदुस्तान के इतिहास में किसी मुद्दे को लेकर के इतना बड़ा बलिदान शायद ही कभी हुआ हो। तो हम इस बलिदान को यूं ही संशोधन नहीं गंवाएंगे। दूसरी बात, पेंशन बहाल नहीं होगी, ये बात मैं शुरू से और आज तक नहीं मानता। क्यों नहीं मानता? क्योंकि हम इतिहास के विद्यार्थी, हमने पढ़ा है, जब भगत सिंह ने अंग्रेज़ों से कहा हमें आज़ादी चाहिए, चंद्रशेखर आज़ाद ने कहा आज़ादी चाहिए, नेता सुभाष चंद्र बोस ने कहा आज़ादी चाहिए, तो अंग्रेज़ों ने क्या आइए ले जाइए, ऐसा तो नहीं कहा उन्होंने कहा, उन्होंने मना किया होगा, लेकिन फिर भी वो लगे रहे, देश आज़ाद हुआ। आज हम आज़ाद देश में बैठे हुए हैं। ये भी होगा, एनपीएस से हम लोग मुक्त होंगे और ओपीएस पूरी आज़ादी हमको मिलेगी। हाँ, उसके लिए संघर्ष करना पड़ेगा, और हक के लिए संघर्ष करना ये तो हमारा बट नेचुरल गुण है, करना चाहिए। हमारा हक मारा है तो हम करेंगे संघर्ष। राष्ट्रीय स्तर पर किसान आंदोलन, अगर प्रदेश स्तर पर देखा जाए तो शिक्षा मित्रों का आंदोलन, इसमें आपस में गुटबाजी, आपस में ही अंतर्विरोध होने लगता है। जब कोई संगठन आगे बढ़ता है तो बाहर के दुश्मन अपने से निपटना पड़ जाता है। महत्वाकांक्षाएं लोगों की इतनी ज़्यादा हो जाती हैं, इससे कैसे आप निपटेंगे? सबको एक मंच पर कैसे लाएँ? देखिए, अभी आपको अगर जानकारी हो तो हमने 33 दिन की लगातार यात्रा की, एनपीएस निजीकरण भारत छोड़ो यात्रा। इस यात्रा ने, वो जो आपने सवाल उठाया, सब ध्वस्त हो गया। कौन गुट, कौन विभाग, कौन पद, कौन संगठन, सब ध्वस्त हुआ। सारे लोगों ने एक लाइन में, एक सूत्र में, अटेवा मतलब पुरानी पेंशन, पेंशन मतलब अटेवा, ये बात स्थापित हो गई। और उसका नज़ारा भी आपने देखा होगा। आप तो अयोध्या में जबकि यात्रा अयोध्या में थी नहीं, वो तो यात्रा चंपारण शुरू नहीं, यहाँ जा रही थी, तो जो आपने देखा था, तो वो चीज़ें तो अब पीछे हो गई।
एकमात्र संगठन पूरे देश के अंदर अटेवा NMOPS जो इस मुद्दे को सच्चाई से लड़ रहा है और लोगों का समर्थन है। अगर ना होता तो 12 बजे रात में मीटिंग है, 1 बजे रात में मीटिंग है, 2:30 बजे पानी गिरा, 2:30 बजे रात में मीटिंग है। ये आज़ादी के समय हुआ होगा, आज़ादी के बाद तो कभी नहीं हुआ होगा, ये मेरा मानना है। तो इसलिए सारे लोग हैं और अभी हमारा कार्यक्रम आगे जारी है, उस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। महिलाओं की आबादी में देख रहा हूँ आपके साथ बड़ी अच्छी तादाद में जुड़ी है, 50% महिलाओं की आबादी है, लेकिन अभी भी कुछ कमियां हैं। उसको आप कैसे और जितने लोग बचे हैं कैसे आप जोड़ेंगे? अच्छा सवाल है। और अगर हम बेसिक की बात करें तो वहाँ पर लगभग 50% है, बाकी विभागों में अलग अलग परसेंटेज का है। और उस आधी आबादी के लिए अटेवा पहला संगठन है जिसने नारी शक्ति पेंशन अधिकार महासम्मेलन, पहला संगठन है जो महिलाओं को इतना महत्व दिया, महिलाओं को अपना सारी भागीदारी दिया। और अभी 30 जुलाई को लखनऊ में इतना बड़ा सम्मेलन महिलाओं का हुआ और जो हाल किया गया था बहुत बड़ा हाल था, वो जगह कम पड़ी, कुर्सियां कम पड़ी, फिर भी महिलाएं पूरे प्रदेश से आईं और उन्होंने अपने हक के लिए संकल्प लेके गई हैं कि हमें अटेवा के साथ, इस बैनर के साथ हमें आज़ादी लड़ाई, और ये आंदोलन अब घर घर और जन जन तक जाएगा। ये बताएं कि जैसे सरकार का लक्ष्य है 2024 किसी भी तरह से उनको लेना है, आपका भी लक्ष्य है 2024, ये अब की बार नहीं तो फिर कभी नहीं, या अब की बार करो या मरो की स्थिति में आप कैसे आप इस चैलेंज को कैसे स्वीकार कर रहे हैं? देखिए, अटेवा चैलेंज स्वीकार करने की दौर से निकला है और अगर 24 में उनका लक्ष्य है तो हमारा भी लक्ष्य है, इसमें कोई डाउट नहीं है। और उसी लिए हमने 4 मार्च को हमारी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई दिल्ली में और हम लोगों ने पूरे साल भर का एजेंडा जारी किया और उसी एजेंडे के तहत हम लगातार चल रहे हैं। अभी यात्रा सफल हुई, अभी हर घर में, हर पूरे देश के हर सांसदों के यहाँ घंटी बजाओ अभियान सर चल रहा है। आज भी अभी तमाम रिपोर्टें आ रही तमाम प्रदेश के और देश के कोने कोने से, घंटी बजाओ अभियान। घंटी बजाओ अभियान ये है मेरा कि सांसद हमारा जनप्रतिनिधि, हम उसके द्वार जाएंगे, घंटी बजाएंगे और अपनी बात बताएंगे, अपनी पार्टी, अपनी सरकार। और उस घंटी बजाने में कोई सत्तारूढ़ नहीं दल, चाहे सत्ता का हो चाहे विपक्ष का हो, हम सबकी बात अपनी रखेंगे। और अगर हमारी बात आप सुनते हैं तो आप पार्टी फोरम पर, सरकार फोरम पर बात रखिए, और अन्यथा 24 में आए तो हम फिर घंटा भी बजाना शुरू कर देंगे। जागरूक लोग हैं, बुद्धिजीवी लोग हैं, तो हम भी बताएंगे कि हम जब सुनाने गए थे तो आप नहीं सुने, अब आप आए हो, हम नहीं सुनेंगे। और इस पर पूरा देश तैयार है। वोट फॉर OPS का एक नारा है और पूरी बुलंदी के साथ आगे बढ़ रहा है। आप हैं विजय बंधु जी, आपका भी जैसे सरकार का लक्ष्य है 2024, तो आपका भी लक्ष्य है 2024। आपके बारे में एक चीज़ मैंने सुना है कि आपने अवकाश कभी नहीं लिया अभी तक, जब तक नौकरी अब से आपने 2005 से लेकर आज तक लोग अपने बाल बच्चों में समय देते हैं, परिवार में समय देते हैं, रिश्तेदारों में समय देते हैं। निश्चित रूप से आपका संघर्ष रंग लाएगा। ढेर सारी शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।